आज आए नए लोग भी पुराने सदस्यों की मदद से बाल बांधवाए गए। एक नज़र में वे अन्य जनजातियों से पूरी तरह अलग दिख रहे थे। बहुत अधिक ऊर्जावान और सजीव लग रहे थे। यह काम पूरा होने के बाद हानफोंग ने खुद के लिए उपकरण बनाने शुरू किए। उसने एक सीधी छड़ी चुनी, एक तेज की गई आतंक पक्षी की टांग की हड्डी को एक सिरे पर बांध दिया, जिससे हड्डी का भाला बन गया। अगला, उसने आतंक पक्षी की चोंच का कुछ हिस्सा लिया, उसे चाकू की तरह पीसकर भाला बना दिया। बाकी सामग्री उसने लुजी को दे दी, उसे भी एक बनाने को कहा। अभी उपकरण सिर्फ ये दो चीजें ही थे। सब कुछ खुद बनाना पड़ता था। अगले दिन, जब जनजाति के सभी जागे, हानफोंग ने नए काम सौंपे। उसने लू जेड को पॉटरी फायरिंग जारी रखने को कहा। सबसे पहले, सुनिश्चित किया कि हर किसी के पास एक कटोरा हो। वयस्क महिलाओं को दो टीमों में बांटा। एक टीम फल इकट्ठा करने, दूसरी मछली पकड़ने। बचे बच्चे मदद के लिए घर पर रहे। जहां तक शिकार टीम का सवाल था, हानफोंग खुद नेतृत्व कर रहा था। इसमें शिकार टीम के सभी सदस्य शामिल थे, प्लस उसके पीछे पीछे चलने वाले दो बच्चे, चुएर और होसी, और कल जुरे माओ तथा एयर माओ के दो भाई। कुल 11 लोग टीम में। वे घने जंगल में मार्च करते हुए चले। जंगल के अंदर शिकार टीम फैल गई, हर कोई अपना शिकार ढूंढने लगा। हानफोंग ने 4 बच्चों को साथ लिया। दोई, हॉवी, डो आर्मो, हर एक घास की रस्सी से बंधा बैकपैक लिए उसके सहायक बनकर चल रहे थे। इस जंगल के ज्यादातर पेड़ चेस्टनट के थे। हर पेड़ 30 मीटर से अधिक ऊंचा था, तने 1 मीटर से मोटे। हानफोंग को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिर अभी कोई धातु के औजार नहीं थे। जमीन पर गिरे चेस्टनट हर जगह बिखरे थे। दूर से कई बड़े पक्षी चोंच मारते दिख रहे थे। लेकिन रास्ते में हानफोंग ने सिर्फ निरीक्षण किया, कोई जानवर नहीं मारा। एक कुलीन शिकारी के रूप में, पहले शिकार क्षेत्र में क्या है, यह स्पष्ट करना जरूरी था। पीछे चलने वाले बच्चे थोड़े बेचैन थे। कई बार उन्होंने ग्राउंड हॉग चेस्टनट खाते देखे और हाथ सुलगने लगे। हानफोंग ने उन्हें नजरअंदाज किया, बस चुपचाप गन्ना करता रहा। यह बड़ा पहाड़ पूरा खाद्य श्रृंखला था। जंगल में छोटे जानवर हर जगह दिखते थे, इसलिए बड़े मांसाहारी जरूर होंगे। वास्तविकता ठीक वैसी ही थी। जमीन पर छूटे पैरों के निशान और मल से पता चलता था। बहुत जल्दी, हो ने जंगली सुअरों के निशान पाए। बिखरे पैरों के निशानों से पता चला कि यह पूरा झुंड था। हालांकि, निशानों की गहराई से वह थोड़ा डर गया। लगता था उनका वजन कम से कम 1000 कैटी से अधिक होगा। यह जानना चाहिए कि यह सच्चा प्राचीन जंगल था। समूह सावधानी से आगे बढ़ा, आखिरकार पहाड़ की चोटी पार की। हानफोंग की आंखें चमक उठीं। आगे, चांदी की तरह चमकती एक नदी घाटी को काटती हुई बह रही थी। नदी के किनारे विशाल एलोवेरा के पौधे थे। इस क्षण में, दर्जन भर से अधिक जंगली सुअर नदी से पानी पी रहे थे। लगता था पूरा परिवार। अल्फा नर सुअर का वजन करीब 1500 कैटी अनुमानित था। पीछे 3 मादाएं और घरेलू सुअरों जितने बड़े कई बच्चे थे। ऐसे जानवरों के साथ सीधे लड़ाई में दौड़ना काम नहीं करेगा। जाल लगाना बेहतर था। होनो चुपचाप जमीन से लिपटकर जंगल में पीछे हटा। बच्चे डर गए, चुप हो गए। वे बस कुछ जंगली मुर्गियां पकड़ना या चूहे खोदना चाहते थे। ऐसे लक्ष्यों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हो ने उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं की। उसने खुद जाल लगाने शुरू किए। जंगली सुअरों के निशानों वाली जगह पर घास की रस्सी से कई फिगर 6 जाल बनाए, दूसरा सिरा बड़े पैरों से बांधा। जैसे ही सुअर का पैर अंदर जाए, जाल खुद कस जाएगा। जितना अधिक संघर्ष, उतना अधिक कसता है। यह जाल बहुत उपयुक्त था। अभी सरल क्राफ्टिंग, तेजी से सुरक्षा सुनिश्चित। हानफांग की व्यवस्था के अनुसार, बच्चे सभी पैरों पर चढ़ गए। अब बस युंड को वापस मुड़वाना था। होनो ने नदी के दूसरी ओर चक्कर लगाया, पूरे शरीर पर कीचड़ पोता, फिर झाड़ियों में छिप गया। फिर 2 शाखाएं उठाईं, अचानक बाहर कूदा और जोर से चिल्लाकर झुंड को डराया। झुंड ने कभी ऐसा जीव नहीं देखा था, इसलिए वे भागकर जंगल में घुस गए। हानफोंग उनके पीछे पीछे दौड़ा, चिल्लाता रहा। कोई समय नहीं लगा, आगे सुअरों की दर्दभरी चीखें सुनाई दीं। जल्दी ही जाल क्षेत्र पहुंचा। हानफोंग ने 2 सुअर संघर्ष करते देखे। अल्फा नर और अभी पूरी तरह बरान हुआ एक, दोनों फंसे थे।
इस तरह की घास की रस्सी उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकती थी। हानफोंग ने हड्डी का भाला पकड़ा, सावधानी से करीब आया, सही मौका देखकर नर सुअर के मुंह में जोर से भौंका। तेज नोक सीधे गर्दन के पीछे से निकल गई। सुअर का खून फूटा। पल भर में 1,500 कैटी का जानवर ढेर हो गया। उसका पूरा शरीर कभी कभी हिलता रहा। तब जाकर हानफोंग ने राहत की सांस ली। लेकिन तुरंत बाद एक मुश्किल समस्या सामने आई। इतना बड़ा सुअर सिर्फ 5 बच्चों के साथ कैसे वापस ले जाएंगे? पास में संघर्षरत छोटे सुअर को देखकर हानफोंग को अचानक विचार आया। उसने तुरंत अमल शुरू किया। पहले घास की रस्सी से छोटे सुअर को पैर के तने से बांधा। फिर रस्सी से उसकी खूंथन बांध दी ताकि काट न सके। अगला 2 रस्सियां छोटे सुअर के 2 अगले पैरों से बांधीं। आखिरकार नर सुअर को छोटे सुअर से बांध दिया। सब करने के बाद हानफो ने छोटे सुअर की थूथन से पकड़कर आगे आगे रास्ता दिखाया। चुएर और होई ने छोटे सुअर के 2 अगले पैर पकड़े, दोनों तरफ चलकर उसे नर सुअर खींचने दिया। माओ और एयर माओ छड़ियां लिए पीछे चल रहे थे, जंगली जानवरों से निगरानी रखते हुए। कभी कभी वे छड़ियों से छोटे सुअर को हाँकते, तेज चलने को उकसाते। ऐसे ही समूह घने जंगल से गुजरा। आखिरकार दूर से जनजाति की गुफा का प्रवेश द्वार दिखा। गुफा के बाहर झाड़ियां साफ करने वाला एक बच्चा सबसे पहले उन्हें देखा। उसने चिल्लाकर जनजाति को सूचित किया। कोई समय नहीं लगा, सभी बाहर दौड़े, लेकिन कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने कभी इतना बड़ा शिकार नहीं देखा था। हो ने उसे जार और नमक तैयार करने को कहा। वह तुरंत तैयार करने दौड़ा। जब जार लाया, हानफोंग ने जमीन में गड्ढा खोदा। जार का मुंह जमीन से थोड़ा ऊपर। फिर सभी ने छोटे सुअर को जार के मुंह के पास धकेला और हानफोंग ने उसकी गर्दन में भोंका। ताजा खून बाहर एक बूंद नहीं गिरा। सब जार में फूटा। जल्दी ही पूरा जार भर गया। एक कटोरा नमक डाला, अच्छी तरह हिलाया। जल्द ही यह स्वादिष्ट ब्लर पुडिंग में जम जाएगा। आज रात इसे सूप में इस्तेमाल करेंगे। इस जंगली सुअर की खाल टैनिंग करके चमड़े के जूते या बैकपैक बनाने में काम आएगी। ये 2 सुअर निश्चित रूप से बहुत कुछ देंगे। खाल के नीचे 4 उंगलियां मोटी चर्बी की परत थी। बाद में इसे तलें। बचे हिस्से, फेफड़ों को छोड़कर जो चारा बनेगा, सब खाने योग्य थे। बड़े छोटे हड्डियां भी छानकर हथियार पीसने में काम आएंगी। इन 2,000 कैटी के सुअरों को प्रोसेस करने में पूरा दोपहर लग गया। बहुत थकान हुई, लेकिन परिणाम बहुत संतोषजनक थे। स्मोकिंग रैक पर बड़े छोटे मांस के टुकड़े लटके थे। 1 जार जम गया खून, 3 जार सफेद चर्बी। बच्चे कान से कान तक मुस्कुराते हुए क्रैकलिंग्स खुशी से खा रहे थे। यहाँ तक कि चू बिंग भी बहुत खुशी से खा रहा था। जब लुजेड ने भट्टी खोली और पॉटरी निकाली, पूरे दिन काम पर गए लोग एक एक करके लौट आए। मछली पकड़ने वाली टीम ने सैकड़ों मछलियां पकड़ी। सिर्फ मछलियां ही बैकपैक भर गईं। 2 जार मुर्गी के अंडे भी थे। शिकार टीम पीछे नहीं रही। 3 जंगली मुर्गियां, 2 बड़ी सांपें, दर्जन भर पक्षी अंडे, दर्जन भर ग्राउंड हॉग, एक बैकपैक चेस्टनट्स का भी। और भी आश्चर्यजनक, आज चुबिंग की छोटी चाची ने इकट्ठा करने वाली टीम को एक नया भोजन चून्हा। यह बहुत मीठी जड़ थी, बाहरी छिलका उतारने पर अंदर गाढ़ा तरल, एम्बर रंग का। थोड़ा और मिले तो चीनी निकाली जा सकती थी। इसी कारण हानफोंग ने उस लड़की की विशेष प्रशंसा की। सभी ने चखा और बहुत पसंद किया। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया, कांटेदार छड़ी लिए चुबिंग की छोटी चाची को पीटने लगा। मूल मेजबान की याद में, हानफोंग जानता था कि वह छड़ी जनजाति का परिवार कानून जैसी थी, बड़े अपराध करने वालों को पीटने के लिए इस्तेमाल होती थी। यह देखकर हानफो ने गुस्साए बुजुर्ग को रोका और पीटने का कारण पूछा। नतीजा, उसने अविश्वसनीय कारण दिया। कहा कि वह जर डेविल ट्री का चारा है। जो भी जर खाएगा, डेविल ट्री उसे खा जाएगा। यह सुनकर हानफोंग ने सभी को जल्दी यह जर खाना बंद करने को कहा। इसलिए नहीं कि वह उसके शब्दों पर विश्वास करता था, बल्कि चिंता थी कि यह चीज जहरीली है या नशे वाली है। इसी कारण उस रात सोते हुए हानफोंग सतर्क रहा, शरीर में बदलाव महसूस करता रहा। सौभाग्य से पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह जब आकाश उजला हुआ, जनजाति के सभी बाहर जा चुके थे। हानफोंग ने दिन के काम व्यवस्थित किए। अन्य काम वैसे ही रहे।
सिर्फ चुबिंग और उसकी मां को मछली पकड़ने भेजा। जहां तक हानफोंग का सवाल था, 4 बच्चों को लेकर वह इकट्ठा करने वाली टीम के साथ चला। उसे देखना था कि बुजुर्ग ने जिस डेविल ट्री की बात की वह क्या है। वह पेड़ गुफा के पीछे पहाड़ की गहराई में था। इस पहाड़ पर ऊंचे पेड़ कम थे, लेकिन झाड़ियां बहुत घनी थीं। फल के पेड़ भी बहुत थे। चलते हुए हानफोंग ने अप्रत्याशित रूप से वह चीज पाई जिसकी उसे दिन-रात तलब थी। झाड़ियों में छिपे चमकीले लाल मिर्चों का एक पैच। लेकिन जनजाति के लोगों ने कभी यह नहीं खाया क्योंकि इसकी तीखी गंध से वे सोचते थे कि यह जहरीला है। हानफो ने तुरंत आदेश दिया। 4 बच्चों को आज कुछ नहीं करना था, सिर्फ मिर्च तोड़ने पर फोकस। यहाँ वह इकट्ठा करने वाली टीम के साथ आगे बढ़ा, एक रिज पार किया, एक घाटी सामने आई। यहाँ जानवरों की रंग बदल चुकी हड्डियां हर जगह बिखरी थीं। जैसे कब्रिस्तान, और घाटी के बीच में 60 मीटर ऊंचा अजीब पेड़ खड़ा था। जड़ें 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थीं। केंद्र के करीब जितनी अधिक जड़ें, यह पैटर्न जानवरों को पेड़ के तने के करीब खींचने जैसा लगता था। अंतर्ज्ञान ने कहा, तने जितना करीब, खतरा उतना अधिक। लेकिन हानफोंग फिर भी करीब जाकर जांचना चाहता था। अपनी फुर्ती से वह विश्वास करता था कि वह सुरक्षित वापस आ सकता है। हर कदम पर वह भाले से आगे जमीन टटोलता, धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता। लेकिन जब हानफंग का भाला पेड़ की छतरी क्षेत्र को छुआ, विशेष एजेंट की तेज अंतर्ज्ञान ने खतरा महसूस किया। बिना पलक झपकाए उसने भाला पीछे खींचा और पीछे हटा। तभी हवा फाड़ने की आवाज गूंजी। दर्जन भर से अधिक कांटे, लगभग 1.2 मीटर लंबे, सीधे जमीन में धंस गए। लक्ष्य ठीक वही जगह था जहां हानफंग का भाला छुआ था। ये कांटे बहुत अजीब थे। हर एक का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटा भी मीटर से अधिक लंबा। पूंछ पर बेलमाउथ जितना बड़ा सफेद फूल भी था। क्या यह प्राकृतिक तीर नहीं हो? बहुत खुश हुआ। क्लासिक रणनीति, घास की नाव से तीर उधार लेना, उसके दिमाग में आई। उसने अपना बैकपैक लक्ष्य बनाया, कुछ घास की रस्सियां बांधीं और बैकपैक को पेड़ की छतरी क्षेत्र में फेंका। फटाफट! पल भर में दर्जन भर कांटे उसमें धंस गए। बैकपैक वापस खींचा, कांटे निकाले, फिर दोहराया जब तक 2 बड़ी गठरियां नहीं बन गईं। भाले से उन्हें बाहर ले आया। जाने से पहले महिलाओं को निर्देश दिया, जड़ें खाने योग्य है, लेकिन सिर्फ बाहरी किनारे से तोड़ना। जनजाति लौटते हुए हानफोंग ने डेविल ट्री के 100 पौधे और इकट्ठे किए, जो पहले से अंगूठे जितने मोटे थे। इन पौधों के तने सीधे थे, भाले बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री। उसने मिर्च तोड़ने वाले 4 बच्चों को बुलाया और पांचों ने मिलकर यह ढेर घर खींच लाए। जनजाति पहुंचकर बच्चे फिर इकट्ठा हुए कि मुखिया क्या नया लाया है। लेकिन गर्भवती महिलाओं की नज़र में हानफोंग द्वारा लाई चीजें बेकार थीं। मिर्च खाने योग्य नहीं। बेकार छड़ियां इतनी बड़ी नहीं कि शिकार मार सकें। लेकिन इससे हानफांग के खुश मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। बाकी समय में उसे अपने उपकरण ठीक करने थे। छिले कांटे बहुत चिकने और सख्त थे। व्यास सिगरेट जितना। अगर तीर बनाए तो भारी तीर होंगे। रेंज प्रभावित होगी लेकिन पैठ बहुत मजबूत। जहां तक अंगूठे जितने पौधों का सवाल था, लकड़ी बहुत सख्त थी, बस आग पर सुखाकर एक सिरा तेज करना पर्याप्त था शिकार के लिए। भाले के सिरे तेज करने का काम स्वाभाविक रूप से 4 बच्चों को सौंपा। भविष्य में जनजाति के सभी को इस नए प्रकार के भाले मिलेंगे। अभी सिर्फ धनुष बाकी था। मौजूदा हालात में सिर्फ लंबा धनुष बना सकता था। भारी होगा लेकिन शक्ति कम नहीं। धनुष की सामग्री कल जंगली सुअर पकड़े जंगल में बहुत थी। बस उपयुक्त लचीलापन वाली लकड़ी ढूंढनी थी। वास्तव में हानफोंग को जो नहीं भूल पा रहा था वह शिकार के दौरान मिला एलोवेरा था। इसके पत्तों में बहुत फाइबर होता है। रस्सी बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री। कपड़े बुनने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, हालांकि अलसी जितना अच्छा नहीं लेकिन जानवरों की खाल से बहुत बेहतर और बहुत टिकाऊ। सबसे महत्वपूर्ण, इसका रस घावों का इलाज कर सकता था, सूजन कम और डिटॉक्सिफाइंग। बुखार भी कम कर सकता था। यह सोचकर हाफंग ने अगले साल से बड़े पैमाने पर एलोवेरा लगाने की योजना बनाई। तब जनजाति के लोगों के पास कपड़े होंगे और शिकार में चोट लगने पर संक्रमण से मौत की दर बहुत कम हो जाएगी। इस समय हानफो बोअर जंगल गया।
सौभाग्य से 2 फर वाले पेड़ किसी जानवर द्वारा गिराए मिले। पहले से सूखे, धनुष बनाने के लिए बिल्कुल सही। पत्थर के कुल्हारे तैयार करने में पूरा दिन लगा, फिर एक दिन काटने में आखिरकार 1.5 मीटर लंबा आकार लिया। एक और दिन बारीकी से समायोजन और पॉलिशिंग के बाद पूरा माना। धनुष की डोरी सिवाय फाइबर से बनी, तीर उपलब्ध तेज कांटों से, फेदरिंग नीले आतंक पक्षी के पंखों से। उसने 20 से अधिक तीर बनाए। 3 दिन बाद एक दोपहर हानफोंग ने जनजाति के सभी को मैदान में इकट्ठा किया। उससे 30 मीटर दूर घास का निशाना था जिस पर आज पकड़े कई ग्राउंड हॉग लटके थे। पहले हानफोंग ने भाला फेंकने का प्रदर्शन किया। दूरी 30 मीटर, हर बार निशाना लगाया, फिर भाले से करीबी दूरी पर चुभोना। जनजाति के सभी बहुत उत्साहित थे। अब जाकर उन्हें पता चला कि मुखिया पिछले कुछ दिनों में क्या बना रहा था, हथियार। बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर हानफोंग ने जनजाति के हर व्यक्ति को एक भाला दिया। शिकार टीम को 3-3 मिले, 2 फेंकने के और 1 करीबी चुभाने के। वयस्क होने के करीब बच्चे खरपतवार निकालने और खेलने के अलावा रोज प्रैक्टिस भाला फेंकते। सूखे पेड़ के तनों से बने भाले बहुत सुंदर थे। जनजाति के सभी को यह हथियार बहुत पसंद आया। यह एकमात्र हथियार था जो दूरी से हमला कर सकता था। भाले से पत्थर फेंकने के अलावा हानफो को विश्वास था कि जल्द ही वे बड़े शिकार लाएंगे। अगर भाले ने उन्हें उत्साहित किया तो धनुष बाण को वे देवताओं की वस्तु मानने लगे। 100 कदम की दूरी पर 5 लगातार तीरों ने ग्राउंड हॉग को भेद दिया। सभी मुंह खोले देखते रहे, धक्का-मुक्की करते हुए बस छूने की इच्छा कर रहे थे। लेकिन हानफोंग ने सिर्फ प्रदर्शन किया। अभी बातें नहीं, क्योंकि क्राफ्टिंग बहुत मुश्किल थी। भाले सफलतापूर्वक लोकप्रिय करने के बाद हानफोंग ने चमड़े के जूते बनाने शुरू किए। 2 काले जंगली सुअर की खालें कई टैनिंग के बाद बहुत टिकाऊ और लचीली हो गई थीं। सुनिश्चित किया कि हर किसी को एक जोड़ी मिले। हानफोंग के जूते पूरी तरह सुअर की खाल से बने। अन्य जूतों के तले सुअर की खाल से, जबकि ऊपरी हिस्सा छोटे जानवरों की खाल से। ऊंचे जूते घुटने तक पहुंचने वाले, अंदर फर लगा। बहुत गर्म। आज आए लड़के ने जूते पहने पूरे दिन सभी को दिखाता रहा। थोड़ी देर की व्यस्तता के बाद जनजाति की थोड़ी बहुत जानवरों की खालें खत्म हो गईं। मौसम ठंडा हो रहा था। जानवरों की खालों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। अगर रोज गर्म सूप न पीते तो कई लोग सर्दी से बीमार पड़ जाते। अब जनजाति के हर व्यक्ति के पास 3 कटोरे थे। अन्य पॉटरी भी बहुत थी, इसलिए पॉटरी फायरिंग पूरी तरह बंद हो गई। हो ने लुजेट को नया काम सौंपा, ईंटें फायर करना। जब बहुत ईंटें हो जाएंगी तो बड़ा भट्ठा बना सकते हैं या दीवारें घर बना सकते हैं। बच्चों को सौंपा गया खरपतवार निकालने का काम लगभग पूरा हो गया। गुफा के बाहर 80 एकड़ जमीन साफ हो चुकी थी। घर बनाने या खेती के लिए ठीक थी। बस अभी उपयुक्त बीज नहीं थे, इसलिए सिर्फ मिर्च लगा सकते थे। मिर्च 12मासी पौधा है। हानफोंग ने पीछे पहाड़ पर लगाने की योजना बनाई। साल में एक बार फसल पर्याप्त होगी। इन लंबे समय के काम व्यवस्थित करने के बाद हानफो थोड़ा दूर जाकर बड़े फर वाले शाकाहारी जानवर ढूंढने की तैयारी में लगा। जितनी अधिक खालें, उतना बेहतर। सर्दी के लिए जरूरी लंबी यात्रा के लिए उपकरण हानफोंग ने पहले से तैयार कर रखे थे। हथियार, भोजन से लेकर सामान तक सब कुछ। फिर भी बार बार जांचता रहा, लगता था कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। आग के पास से गुजरते हुए हानफोंग ने एक छोटी आकृति देखी। ऊंचे जूते पहने, जंगली सुअर के दांत की माला पहने, पीछे से जागती हुई चुबिंग। मुझे सांप की खाल का पानी का छैला वापस दो। लड़का अपनी मां के पीछे छिपा, छैला पीठ के पीछे छिपाए बड़बड़ाया, नहीं जाना, नहीं जाना। हफंग ने चुबिंग का सिर सहलाया और कहा, चुबिंग, अच्छा बनो, घर पर मेरा इंतजार करो। मैं सबके लिए कपड़े ढूंढने जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा। यह बच्चा बहुत होशियार था। हानफोंग की देखरेख में वह कुछ सरल शब्द बोलने लगा था। अच्छा बनकर। उसका गोलमतोल चेहरा उदास होकर छैला हानफोंग को सौंप दिया। घर जाओ। हानफंग ने लड़के का गाल निचोड़ा, फिर उसे मां को सौंप दिया। उसने जनजाति के इन दयनीय प्राचीन लोगों को स्कैन किया। वे इतने दुखी जीवन जी रहे थे। चूंकि वे उसे मुखिया मानते थे, उसे उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाना था।
फिर जनजाति के सभी की नजरों के नीचे हानफोंग की पीठ धीरे धीरे सुबह की धुंध में गायब हो गई। बुजुर्ग ने हानफोंग के गए दिशा को देखा, चेहरा चिंता से भरा। उन्होंने कभी किसी को गुफा के बाहर रात गुजारते नहीं देखा था। इस क्षण में हानफो नदी के ऊपर की ओर चल पड़ा, उथले पानी से पार करने की तलाश में। शाकाहारी जानवर आमतौर पर घास के मैदानों में रहते हैं। पहले इस घने जंगल से बाहर निकलना था। पूरे सुबह चलता रहा, पैर धीरे धीरे छोटे होते गए। इससे हानफोंग बहुत खुश हुआ। यह जंगल छोड़ने का संकेत था। लेकिन अगले ही पल आकाश अचानक अंधेरा हो गया। आसपास के पेड़ अचानक घने हो गए, आकाश झक लिया, नदी की सतह पर प्राकृतिक पुल बना लिया। चारों ओर अचानक शांति छा गई। एक भी आवाज नहीं। हानफोंग को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। यह सच्चा प्राचीन जंगल था। यहाँ पक्षियों की चहचहाट भी क्यों नहीं सुनाई दे रही। उसने सूखी टहनी उठाई, उस पर चर्बी की परत लगाई, फिर एम्बर ट्यूब निकाली, हल्के से फूंक मारी और लौ भड़क उठी। आखिरकार इससे थोड़ी राहत मिली। चटकती मशाल की लौ से शांत जंगल में आखिरकार कुछ आवाज और रोशनी हुई। हानफोंग ने सामान पैक किया, मशाल ऊंची पकड़ी, उस प्राकृतिक पुल पर चढ़ा, विशाल पेड़ के तने पर लेटकर धीरे धीरे आगे रेंगा। लेकिन जब हानफोंग नदी के बीच पहुंचा, मशाल से जलती चर्बी की एक बूंद नदी में गिरी। अगले ही पल जोरदार छपाक की आवाज आई, जैसे कोई विशाल जीव पानी में पलता हो। अचानक शोर से हानफोंग चौंक गया। सौभाग्य से उसने तैरकर पार करने का फैसला नहीं किया था। शांत होने के बाद हानफोंग आगे रेंगता रहा। जब दो तनों के चौराहे पर पहुंचा, शाखाएं दोगुनी मोटी हो गईं। हानफोंग को मशाल एक तरफ चिपकानी पड़ी। पत्थर के कुल्हारे से रास्ता साफ करते हुए हाथ सुन पड़ने लगा। मशाल हिली और गिर गई। हानफोंग की आश्चर्यचकित नजरों में विशाल मुंह दांतों से भरा पानी से बाहर निकला और जलती मशाल निगल गया। अगले ही पल दर्दभरी चीख जंगल में गूंजी। उस विशाल मुंह के मालिक को पानी में तड़पते देखा। जीव ने छपाके मारीं, हानफोंग को शाखा से नदी में गिरा दिया। तुरंत बाद राक्षस ने मुंह खोला, काटने की कोशिश की। हानफोंग ने जल्दी पीठ घुमाई। राक्षस ने उसके बैकपैक को काट लिया। पानी के राक्षस का मुंह बैकपैक में फंस गया। न छूक पाया, न काट पाया, बस सिर हिलाता रहा। हानफो भी उसके साथ पानी में घूमता रहा। उसने चमड़े के जूते में छिपा चाकू निकालने की कोशिश की। एक बैकपैक पट्टी और कमर की रस्सी काटी। आखिरकार वह मुश्किल से पलट सका। अंधेरे पानी में वह देख नहीं पा रहा था कि यह कौन सा जीव है। हानफोंग ने एक हाथ से बची बैकपैक पट्टी पकड़ी, दूसरे से चाकू से राक्षस के सिर पर बार बार वार किया। राक्षस और जोर से हिला, उसे पानी से ऊपर उछाला, फिर नीचे दबाया, किनारे से टकराया। आगे नदी किनारे पर एक पत्थर देखकर हानफंग ने राक्षस के सिर पर सवार होकर आंखों में कई बार जोर से भौंका। ताजा खून दिमाग के साथ दो आंखों के गर्रों से फूटा। पानी का एक हिस्सा लाल हो गया। धीरे धीरे राक्षस का संघर्ष कम होता गया। आखिरकार सिर्फ हिलता रहा। हानफोंग थककर किनारे तैरकर पहुंचा, थोड़ी देर आराम किया। इस क्षण में पानी का राक्षस पूरी तरह मर चुका था, पेट ऊपर करके तैर रहा था, पेट सफेद। हानफोंग का बैकपैक अभी भी उसके मुंह में फंसा था। उसे मजबूत लता ढूंढनी पड़ी, राक्षस की आंख के गर्रे से गुजारी, अज्ञात प्रयास से किनारे खींचा। तब जाकर हानफोंग को राक्षस को करीब से जांचने का समय मिला। पता चला यह सिर्फ एक मछली थी। लाल सिर, चांदी शरीर, 5 मीटर लंबी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हानफोंग ने पत्थर का कुल्हारा उठाया, मछली के दांत तोड़ने लगा। त्रिकोणीय दांत, बच्चे के हाथ जितने बड़े, कुल 50 से अधिक। सभी दांत तोड़ने के बाद हानफो ने बैकपैक निकाला। अंदर चीजें जांचा। सौभाग्य से एम्बर ट्यूब गीला नहीं हुआ। अन्य चीजें थोड़ी क्षतिग्रस्त थीं लेकिन इस्तेमाल योग्य। जैसे ही कपड़े सुखाने के लिए आग जलाने वाला था, हानफोंग ने जंगल में कदमों की आवाज सुनी। सिर घुमाकर देखा। सफेद त्वचा वाली एक महिला और एक छोटी लड़की डर से उसे देख रही थीं। फिर दोनों चीखीं और भाग गईं। जमीन पर एक गोल वस्तु गिरा गई। उठाकर देखा, ठोस लकड़ी से खोखला करके बनाया लकड़ी का बाल्टी। यह देखकर पता चला वे पानी लेने आई होंगी। बाल्टी फेंककर भाग गईं, जरूर बाद में लोगों को लाएंगी। वाकई थोड़ी देर बाद वही महिला अपनी जनजाति के कई लोगों को लेकर लौटी।
वे सफेद जानवरों की खाल के कपड़े पहने थे, त्वचा पाउडर लगी जैसी सफेद। समूह अर्धवृत्त बनाकर हानफंग को उसके पीछे की बड़ी मछली को देख रहा था। सभी आश्चर्यचकित थे। मुखिया लगने वाला आदमी हानफोंग को देखकर लकड़ी के बाल्टी की ओर इशारा किया। हानफोंग ने तुरंत समझा, पैर से बाल्टी उठाकर विरोधी मुखिया को दिया। मुखिया ने बाल्टी ली, कुछ बड़बड़ाया, फिर हानफोंग के पीछे की बड़ी मछली की ओर इशारा किया। हालांकि समझ नहीं आया, लेकिन मछली की ओर इशारा देखकर हानफोंग ने अनुमान लगाया। उसने कंधे उचकाए। वह मछली मर चुकी है। विरोधी समूह तुरंत आगे बढ़ा, मछली पर मुक्के और लाते मारने लगा। कई महिलाएं रोते हुए मार रही थीं। मुखिया मुस्कुराया, मुट्ठी से अपनी छाती पीटी, फिर मुट्ठी हानफोंग की ओर बढ़ाई। हानफोंग हैरान था, लेकिन दूसरा मुस्कुरा रहा था, शायद लड़ाई का मतलब नहीं। छोरा हिचकिचाकर उसने भी हल्के से मुट्ठी टकराई। आदमी जोर से हंसा। हानफोंग ने फिर बोलते इशारे करके बात की। भाषा अलग थी, लेकिन भावभंगिमा समझ आ रही थी। हानफोंग ने बताया कि वह नदी के दूसरी ओर से आया है, सिर पर सींग वाले जानवर जूझ रहा है। आदमी ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर बताया कि उनकी जनजाति में इस मछली ने बहुत लोगों को खाया है। मछली मारने के लिए धन्यवाद। आशा करता है कि वह उनकी जनजाति में अतिथि बनकर आए। शाम हो रही थी और दोनों जनजातियां दूर नहीं थीं। शायद भविष्य में सामान का व्यापार कर सकें। इसलिए हानफोंग सहमत हो गया। उसने संकेत किया कि मछली उठाएं, खाने योग्य है। आदमी आश्चर्यचकित हुआ। उनकी धारणा में सिर्फ मछली लोग खाती है। लोग मछली नहीं खाते। लेकिन फिर भी सहमत हो गया, क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी। ले जाने से पहले प्रोसेस करनी होगी। हानफोंग को काम जारी रखना पड़ा। चांदी मछली की खाल 4 मीटर लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी, बहुत फिसलन वाली और लचीली। सबसे महत्वपूर्ण, जलरोधक। हानफोंग ने इसे रख लिया। बची मछली का मांस साफ करके कई बड़े टुकड़ों में काटा, सभी को ले जाने दिया। उनकी जनजाति जंगल में ही थी। 10 मिनट से कम चलकर एक विशाल ट्री हाउस दिखा। अंदर क्षेत्र करीब 100 वर्ग मीटर। छोटा था, लेकिन उनके लिए पर्याप्त, क्योंकि उनकी संख्या सच में कम थी। वयस्क पुरुष महिला कुल 14, बच्चों सहित कुल 32 लोग। इस ट्री हाउस में रहने वाली जनजाति को हानफोंग ने त्रि जनजाति नाम दिया। वे इतने सफेद इसलिए थे कि पूरी जिंदगी इस अंधेरे जंगल में रहते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बाहर की दुनिया नहीं जानते। उनका बुजुर्ग हानफोंग और मुखिया दूह शू को ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर ले गया। यह जगह जंगल के अन्य पेड़ों से ऊंची थी, बहुत दूर तक दिखता था। उसने पूर्व की ओर इशारा किया। उस दिशा से जंगल से बाहर निकलकर बादलों जैसा पहाड़ है। उस पहाड़ पर 2 तेज सींग वाले, आकाश जैसे फर वाले जानवर हैं। वे हवा की गति से दौड़ते हैं, कोई पकड़ नहीं सकता। उसके वर्णन से हानफोंग ने अनुमान लगाया, यह बड़ा एंटीलोप प्रजाति है। पीछा करने से निश्चित रूप से नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन अगर पहले से जाल लगा ले तो निश्चित रूप से पकड़ सकता है। इस क्षण में हानफोंग बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था, लेकिन शू और ट्री बुजुर्ग उसे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे। शू ने बुजुर्ग के रुकने पर हानफोंग को अपने कपड़े दिखाए। यह बड़े खरगोश की खाल थी, आधा मीटर से अधिक लंबी। वे जंगल में काई और मशरूम खाना पसंद करते थे। इस जंगल में बहुत थे। हानफोंग की आंखें चमक उठीं। खरगोश अच्छे जानवर हैं। जानना चाहिए कि खरगोश बहुत तेजी से बढ़ते हैं। चूहों की तरह एक बार में 5 से अधिक बच्चे आम हैं। बच्चे 4 महीने में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, औसतन हर 2 महीने में एक बार। अगर वह 2 जोड़े वयस्क खरगोश वापस ले आए तो साल भर पालने पर सैकड़ों हो जाएंगे। तब पूरी जनजाति को कपड़ों की कमी नहीं रहेगी। खरगोश का मांस भी महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बनेगा। हानफोंग ने खरगोश पालने का दृश्य कल्पना किया। शाम को डिनर खत्म करने के बाद लार टपक रही थी। दू ने लोगों को शिकार पर ले जाने की बात कही, पूछा कि क्या हानफोंग साथ चलेगा। हानफोंग सहमत हो गया, क्योंकि खरगोश रात्रिचर है। रात में शिकार सामान्य है। फिर त्रि जनजाति के सभी ने काली टहनी पकड़ी, जिसमें कई टहनियां थीं, और निकल पड़े। जगह पहुंचकर हानफोंग ने कुछ नहीं किया,
बस चुपचाप एक तरफ छिपकर देखा कि वे खरगोश कैसे पकड़ते हैं। शू ने लोगों को कुछ मशरूम इकट्ठे करवाए, आयरनवुड पेड़ के नीचे रखे और समूह पास में छिप गया। कोई समय नहीं लगा, एक मोटा खरगोश उछलता हुआ आया, सतर्क होकर चारों ओर देखा। कोई हलचल नहीं देखकर धीरे से मशरूम के ढेर की ओर बढ़ा। तभी शू ने लोगों को दौड़ने का इशारा किया। वे टहनियों वाली शाखाओं से जल्दी खरगोश को घेर लिया, उसे हिलने नहीं दिया, फिर तेज छड़ी से खत्म किया। यह घेराबंदी शिकार था और जीवित पकड़ना भी। हान फोंग को व्यापार का विचार आया। अगर वे उसके लिए खरगोश पकड़ने में मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। फिर वे दूसरी जगह चले, मशरूम बिछाए। इस बार हान फोंग ने काम करने का फैसला किया। उसने धनुष बाण निकाला, तीर चढ़ाया। दशा को पता नहीं था यह क्या है। तभी दूसरा खरगोश करीब आया, अभी मशरूम ढेर से 10 मीटर दूर। दूने खिंचाव की आवाज सुनी, इशारा किया कि उसके साथ दौड़ने को तैयार रहें। हान फोंग ने उसे नजरअंदाज किया, धनुष खींचा, तीर चढ़ाया। फटाफट तीर ने खरगोश की गर्दन भेद दी। शू ने हैरानी से हान फोंग के धनुष को देखा। एक तीर। हान फोंग ने मुस्कुराते हुए धनुष उसे सौंपा। दूसरा तीर दिया, उसे धनुष खींचना और निशाना लगाना सिखाया। जमीन पर खरगोश की ओर तीर मारा। फटाफट मीटर से अधिक लंबा तीर पैर के तने में आधा धंस गया। त्रि जनजाति के लोग स्तब्ध थे, इस जादुई हथियार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। इसु को धनुष सहलाते देखकर उतारने को मन नहीं कर रहा था। हान फोंग ने उसे एक ड्रैगन फेदर तीर उपहार में दिया, दोनों जनजातियों के बीच दोस्ती का प्रतीक। अगला शिकार हान फोंग का एकल धनुष प्रदर्शन बन गया। आधी रात में ही उसने दर्जन भर से अधिक खरगोश मार डाले। यह संख्या वे सोच भी नहीं सकते थे। सामान्यतः 3-4 पकड़कर वे बहुत खुश होते थे। साथ ही इससे त्रि जनजाति के लोग हान फोंग की जनजाति की ताकत के बारे में गुप्त रूप से अंदाजा लगा रहे थे। वापसी पर हान फोंग की मांग के अनुसार इस बार की खरगोश की खालें उसकी है। मांस त्रि जनजाति का। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब बस यहाँ थोड़ा और लटकाएं। वह निश्चित रूप से अपनी जनजाति के लिए पर्याप्त खालें जमा कर लेगा। इस यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन हान फो इस दुनिया को और थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता था। इसके अलावा त्रि बुजुर्ग द्वारा बताए जानवर में उसकी बहुत रुचि थी। कौन जानता है, कुछ जीवित पकड़कर खींचने के लिए इस्तेमाल करना अच्छा हो सकता है। अगली सुबह जल्दी हान फोम ने भोजन और एम्बर रिचार्ज किया, शू से अलविदा कहा और सुविधाजनक रूप से उसे कुछ जीवित खरगोश पकड़ने को कहा। रोज घास और मशरूम खिलाना। जब वह लौटेगा तो अन्य शिकार से व्यापार करेगा। शू सच में नहीं चाहता था कि हान फोंग जाए। आखिर अगर वह यहाँ सर्दी गुजार ले तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन उसे पता था हान फोंग के पास काम है, इसलिए सहमत होना पड़ा। त्रि जनजाति से अलविदा कहने के बाद हान फोंग चलता रहा, शाखाएं काटकर जमीन में गाड़ता रहा, मार्कर के रूप में। लगातार 2 दिन चलने के बाद आखिरकार अंधेरे जंगल से बाहर निकला। आगे दृश्य खुल गया। सामने विशाल घास का मैदान था, सिर्फ कुछ बिखरे पेड़ दिख रहे थे। जमीन पर कुछ शाकाहारी जानवरों के पैरों के निशान भी दिखे। हानफो ने धनुष बाण निकाला, सावधानी से आगे बढ़ा। कोई समय नहीं लगा, सामने का दृश्य उसे बहुत खुश कर गया। उसने गधे जितने बड़े नीले एंटीलोपों का झुंड सिर झुकाए चरते देखा। अगर पकड़ ले तो खींचने के लिए इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं। हान फोंग को जीवित पकड़ने का विचार आया, लेकिन ये नीले एंटीलोप एक नज़र में आसान नहीं लग रहे थे। सिर पर तेज सींग देखकर ही पता चलता था, अगर लापरवाही से दौड़ा और ये दर्जन जानवर साथ चार्ज करें तो पूरी जनजाति मिट जाएगी। निरीक्षण करने पर पता चला, इस मौसम में जानवरों का प्रजनन काल था। इस नीले एंटीलोप झुंड में सिर्फ एक वयस्क नर था, बाकी 8 मादाएं और 8 बच्चे। यह देखकर हान फोंग के दिमाग में तुरंत योजना बनी। आतंक पक्षी से निपटने वाली विधि इस्तेमाल करो, अल्फा नर को कंट्रोल करो, बाकी खुद ब खुद फॉलो करेंगे। फिर वह सावधानी से सुरक्षित जगह पीछे हटा, बोला क्राफ्ट करने लगा। कोई समय नहीं लगा, हान फोम बोला लेकर चुपचाप जारी के पीछे छिप गया, मौका का इंतजार करने लगा। बहुत जल्दी मौका आया, नर एंटीलोप एक मादा के साथ घनिष्ठ होने लगा। हान फोंग ने तेजी से बोला घुमाया, रस्सी प्रोपेलर की तरह उड़ी,
सीधे दो एंटीलोपों की ओर। पल भर में रस्सी ने दोनों के पिछले पैरों को कसकर लपेट लिया। दोनों जानवर चौंके, जमीन पर गिरे, खून बहने लगा। अगला, हान फोंग ने हाथ में रस्सी काउबॉय की तरह घुमाई, तेजी से फेंकी, सटीक रूप से पास खड़ी दो मादा एंटीलोपों की गर्दन पर लग गई। नीले एंटीलोप झुंड घबरा गया, अव्यवस्थित रूप से भागने लगा। कोई समय नहीं लगा, कई एंटीलोप आपस में उलझ गए, खून बहाते संघर्ष करते रहे। बची दो मादा एंटीलोपों ने स्थिति खराब देखकर 8 बच्चों को लेकर भाग लिया। हान फोंग ने बेबसी से 10 एंटीलोपों को भागते देखा। कुछ नहीं कर पाया तो बचे एंटीलोपों के पैर कसकर बांध दिए। जंगली जानवरों को पूरी तरह पालतू बनाना बहुत मुश्किल था। नीले एंटीलोप जैसे आक्रामक जानवरों के लिए पहले उनका गर्व तोड़ना जरूरी था। कई तरीके हैं। हान फोंग ने सबसे सरल और क्रूर तरीका चुना, पत्थर के कुल्हारे से उनके गर्व के सींग तोड़ दिए। फिर एम्बर से कटे हिस्से को दागा ताकि सींग दोबारा न बढ़े। 7 एंटीलोप हिंसक संघर्ष से तुरंत गीली मुर्गी जैसे सुस्त हो गए। आखिरकार हान फोंग ने रस्सी ढूंढी, लीड नर एंटीलोप को बांधा और बाकियों को पीछे लाइन में बांध दिया। ये सब करने में शाम हो गई। हान फोंग उन्हें छोटी नदी पर ले गया, सूखे खरगोश के मांस का पौध पकाया, डिनर। नदी के उत्तर पूर्व में सूर्यास्त में बैंगनी लाल चमकता बहुरंगी चट्टानी पहाड़ था। रंग देखकर हान फोंग को पता चला, यह मल्टी मिनरल सिम्बायोटिक या बेल्ट है। इस खोज से हान फोंग बहुत खुश हुआ। वह वहां जाकर जांचना चाहता था लेकिन पूरी तरह अंधेरा हो गया था, इसलिए अस्थायी रूप से दबा दिया। अगली सुबह जब आकाश हल्का उजला हुआ, हों को जोरदार शोर से नींद टूटी। सामने का दृश्य उसे इतना उत्साहित कर गया कि वह लगभग उछल पड़ा। छोटे जंगल में जहां एंटीलोप झुंड बंधा था, कल की दो मादा एंटीलोप 8 बच्चों के साथ वापस लौट आई थीं। इसके अलावा कहीं से एक और वयस्क नर एंटीलोप लाई थीं। होंग चुपचाप झाड़ी के पीछे छिपा, पुरानी तरकीब दोहराई। एक दौर के बाद उसका एंटीलोप झुंड 7 से 18 हो गया। अब तक आकाश उजला हो चुका था। हान फोंग खुशी से नर एंटीलोप पर सवार होकर खजाने के पहाड़ की ओर चल पड़ा। यह जगह सच में हर जगह खजाना थी। सावधानी से जांचने पर हान फोंग को पता चला कि यह समृद्ध तांबे की खान है। अन्य रंग तांबे के साथ जुड़े खनिज थे। इन खनिजों से कांस्य क्राफ्टिंग दूर नहीं थी। साथ के खनिज भी उपयोगी थे। नारंगी और पिमेंट या दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता था। बाहरी रूप से सांप कीड़े के काटने का इलाज, अंदर से शरीर के परजीवी का इलाज। सफेद मिट्टी क्रूसिबल बनाने के लिए उपयोगी थी। लाल टीले हालांकि सिर्फ दीमक टीले थे। अंदर की मौसम वाली मिट्टी पॉटरी बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री थी। सौभाग्य से खजाने के पहाड़ से जनजाति वापस सिर्फ 3 दिन की पैदल दूरी थी। अगर नीले एंटीलोप से गाड़ी खींचवाई तो और तेज। बस वापस जाकर पुल बनाना होगा। भविष्य की योजना बनाने के बाद हान फोंग को आसपास के दृश्य का मजा लेने का समय मिला। खजाने के पहाड़ के पूर्व में नदियां घनी थीं। यह विशाल दलदली आर्द्र भूमि थी। पहाड़ के तल पर घास वृक्ष हरे भरे, जानवरों पौधों का स्वर्ग। काली राई घास घुटने तक ऊंची, छेच घास कमर तक, रीड्स पेड़ जितने ऊंचे। ये सभी शाकाहारी जानवरों का पसंदीदा भोजन थे। जनजाति की गुफा के सामने का मैदान इन्हीं घासों को लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। खरगोश पालने का पौधा और नीले एंटीलोप झुंड अब कड़ी मेहनत पर निर्भर होंगे। ब्रॉडलीफ कैटटेल्स और वाटर सेलेरी भी थे। कुछ वापस ले जाकर विटामिन सप्लीमेंट हो सकता था। बीज रखने के लिए बैग नहीं होने की चिंता थी। हो ने पैर पर अटकी बड़ी सांप की खाल देखी, तुरंत इकट्ठी की। आधे दोपहर में हान फोंग ने घास के बीजों का एक बैग इकट्ठा किया, उसे मादा एंटीलोप की पीठ पर बांधा और डिनर की तलाश में निकला। कोई समय नहीं लगा, 5 मीटर पंख फैलाव वाला प्राचीन विशाल हंस 2 तीरों से गिरा दिया। सभी पंख तीरों के लिए उपयोगी निकाले। पूरा भूनने का इरादा था, बैकपैक में खत्म हुए सूखे खरगोश मांस की जगह लेने के लिए। लेकिन जब हान फोंग पानी के किनारे हंस की सफाई कर रहा था, अप्रत्याशित खोज ने उसे इतना उत्साहित कर दिया कि लगभग रोने लगा। उसने हंस के पेट में अपचित पैटी पाई। इसके अलावा इस प्रकार की पैटी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हर दाना मूंग से थोड़ा बड़ा। यह इस दुनिया में हान फोंग द्वारा खोजा गया पहला फसल था। उसका पहला विचार था कि इसे ढूंढना ही होगा।
उस रात हानफोंग ने आराम नहीं किया, शाखाएं ढूंढकर दलदल में गहराई तक जाने के उपकरण बनाने लगा। उसे अन्य जानवरों से पहले वह पैटी काटनी थी। अगली सुबह जल्दी हानफो ने घरेलू डुगआउट कैनो लिया, छोरे गहरे पानी वाली जगह ढूंढी और दलदल की गहराई में पैडल किया। उसी समय अंधेरे जंगल में शू लोगों को स्नो खरगोश पकड़ने ले जा रहा था। हानफोंग और उसकी जनजाति की मांग पूरी करने के लिए पूरी जनजाति, दिनरात की परवाह न करते हुए, लगभग सभी सदस्य बाहर निकल गए। सिर्फ बुजुर्ग और 6 साल से छोटे बच्चे घर पर निगरानी के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए खोदते, घोंसले नष्ट करते, खरगोश का बिल्ला मिला तो सीधे खोदते, अगर न निकले तो आग से जलाते, धुएं से धुआं देते। यह विधि सच में प्रभावी थी। उन्होंने काफी पकड़े, यहाँ तक कि कई नवजात खरगोशों के लिटर भी। लेकिन इसी कारण इस शिकार विधि ने उनकी जनजाति पर आपदा ला दी। इस मौसम में हर जनजाति को भोजन जमा करना पड़ता था। कैनिबल जनजाति भी इससे अछूती नहीं थी, और उनका भोजन जीवित लोग थे, जो उनके हाथ लगता। पुरुष पेट भरने के लिए, महिलाएं बच्चे पैदा करने या काम के लिए रखी जातीं। हानफोंग दलदल में गहराई तक गए दिन, कैनिबल जनजाति की एक शिकार पार्टी शू द्वारा खरगोश जलाने की आग से आकर्षित हुई। यह टीम सभी वयस्क पुरुषों की थी, संख्या 40 तक। हथियार पत्थर के कुल्हारे और छरियान। लड़ाई शक्ति बहुत मजबूत थी, खासकर 2 नेता जो 2 किशोर आतंक हाथियों पर सवार थे। जहां तक त्रि जनजाति का सवाल था, उनसे तुलना में सभी पुरुष महिला बुजुर्ग बच्चे मिलाकर भी इतने नहीं थे। इतने मजबूत दुश्मन के सामने शू ने लोगों को भागने का आदेश दिया। कैनिबल जनजाति पीछे लग गई। सौभाग्य से वह इलाके को जानता था, खासकर मुश्किल रास्ते चुनकर भागा। दुश्मन तुरंत नहीं पकड़ सका, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए। मशरूम चुनने वाली छोटी लड़की डर से पैर की जड़ पर गिरी। जैसे ही उठी, उड़ता कुल्हारा उसकी पीठ पर लगा, फिर दुश्मन ने पकड़ लिया और पीट-पीट कर मार डाला। जंगली कैनिबलों का समूह जोर से हंसा, खून पीने के लिए इकट्ठा हुआ। शू ने दांत पीसे लेकिन रुका नहीं। उसे पता था कि अगर सभी सदस्य साथ दौड़ें तो सिर्फ चारा बनेंगे। उस छोटी लड़की की मौत से दुश्मन का पीछा थोड़ा रुका। शू जल्दी जनजाति लौटा, बुजुर्ग को बताया। दुश्मन बहुत मजबूत था। लड़ाई असंभव, सिर्फ पलायन। बुजुर्ग ने आखिरकार फैसला किया। शू लोगों को जंगल के पूर्व की ओर हानफोंग ढूंढने भेजे। आखिर हानफोंग के हथियारों से पता चलता था कि उसकी जनजाति बहुत मजबूत होगी। वह खुद रुकेगा, दुश्मन को रोकने के लिए। आखिर वह चल नहीं सकता था। शू ने दुख दबाया, सिर हिलाया, जल्दी सामान पैक किया और पूर्व की ओर निकल पड़ा। वास्तव में उसके दिल में भी यकीन नहीं था। हानफोंग कई दिन पहले गया था। वह अब कहाँ है? जीवित भी है? पता नहीं। लेकिन अब न भागना मतलब मौत का इंतजार। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कोई समय नहीं लगा, दुश्मन ने उनकी जनजाति पाई। पीढ़ियों से रहा ट्री हाउस अब आग की लपटों में था। आग बुजुर्ग ने लगाई थी। आशा थी कुछ दुश्मनों को जला देगा, बाकी के लिए समय खरीदेगा। इस घटना से ट्री जनजाति, जो मूल रूप से 32 थी, अब सिर्फ 30 बची। समूह उदास होकर अंधेरे जंगल के पूर्व की ओर चलता रहा। शुरू में शू को हानफोंग मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रास्ते में लगी ताजी शाखाएं देखकर विश्वास बढ़ा। सिर्फ 1.5 दिन में वे अंधेरे जंगल के किनारे पहुंचे। अच्छा, बाहर निकल गए। दोपहर हो चुकी थी। सूर्यास्त में आकाश लाल हो गया। त्रि जनजाति के लोग तुरंत सामने के दृश्य से आकर्षित हो गए। यह उनकी पहली बार बाहर की दुनिया देखना था, लेकिन शू ने भौहें चढ़ाई। फोम द्वारा छोड़े संकेत यही खत्म हो गए थे। अब पता नहीं कहाँ ढूंढे। जैसे ही वह सोच में था, अचानक नदी के किनारे कैंप फायर के निशान मिले। करीब जाकर देखा, नरम कीचड़ में बहुत जानवरों के पैरों के निशान। उनमें हानफोंग के अजीब जूते के निशान। शू ने राहत की सांस ली। उसे पता था हानफोंग पास ही होगा, इसलिए उसने सभी को यहाँ रात गुजारने को कहा, जबकि शू लोगों को भागने लगा। हानफो दलदल में गहराई तक था, आसपास सावधानी से खोज रहा था। घने रीड्स में पैटी ढूंढना आसान नहीं था। अचानक हानफोंग की आंखें चमक उठीं। उसे तरीका सूझा। पक्षी इस तरह के पैटी खाना पसंद करते हैं, इसलिए बस जहां पक्षी इकट्ठे हों वहां देखना। यह सोचकर हानफोंग ने तुरंत अमल किया।
डुगआउट कैनो पैडल करते हुए छड़ी से पानी में जोर से मारा। अचानक दूर एक रीड पैच से पानी के पक्षियों का झुंड उड़ गया। हानफो ने तेजी से पक्षियों के उड़ने की दिशा में पैडल किया। करीब पहुंचकर छोटा पैच जंगली चावल भारी अनाज से लदा धीरे धीरे सामने आया। हानफोंग की आंखें अचानक चमक उठीं। दिल में खुशी, यही वह चीज है जिसकी तलाश थी। जंगली चावल, हानफोंग ने और जोर से पैडल किया उस उथली जमीन की ओर। लेकिन जब हानफोंग की नाव पहुंचने वाली थी, पीछे से अचानक इंसानी चीखें गूंजीं। सिर घुमाकर देखा। कुछ प्राचीन लोग बिना कपड़े के, तैरते लट्ठों को गले लगाए पानी पर उछल रहे थे, उसकी ओर हाथ हिला रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे। ये लोग लिंग जनजाति के थे, इस दलदली इलाके में रहते थे। इस जनजाति में सिर्फ 50 से अधिक लोग थे। इस क्षण वे सर्दी के लिए भोजन जमा करने पानी के गाय ट्रिप्स काट रहे थे। अचानक एक साथी को अजीब चीज पर बैठे धीरे धीरे मौत के क्षेत्र की ओर जाते देखा। बुजुर्ग अक्सर दयालुता से चेतावनी देते थे। लिंग इकट्ठा करने वाली टीम के नेता लिंगचिएट ने आशा की कि वह आगे न जाए। दुर्भाग्य से हानफोंग उनकी भाषा नहीं समझता था, बस खाली देखता रहा। देखकर कि हानफोंग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लिंग चाओ ने जल्दी उसके पास तैरकर पहुंचा। लिंग चाओ ने उसकी नाव के पास पहुंचकर हाथ से जंगली चावल से भरे रीड्स की ओर इशारा किया। लगातार चिल्ला रही थी, चेहरा चिंतित और डरा हुआ। दूसरी पार्टी में कोई दुर्भावना नहीं देखकर हानफोंग भी ढीला पड़ा, लेकिन इस महिला के भाव देखकर वह शायद उसे इशारा कर रही थी कि वहां खतरा है। नहीं जाना। हानफोंग ने जंगली जानवरों की नकल करते हुए गर्जने की आवाज निकाली। फिर रीड्स की ओर इशारा किया। क्या वहां जंगली जानवर है? लिंग चियाओ ने सिर हिलाया। फिर उस जमीन की ओर इशारा किया, हाथ पानी की सतह पर रचकर धीरे धीरे डूबने का इशारा किया। मतलब वहां जाने से डूब जाओगे। हानफोंग ने लिंग चियाओ का मतलब समझा, तुरंत राहत की सांस ली। वह दूसरों की चेतावनी के लिए बहुत आभारी था, लेकिन वह पूरी तैयारी के साथ था। अब छोड़ने का कोई कारण नहीं। इसलिए उसने नाव पैडल की, दृढ़ता से रीड्स की ओर बढ़ा। लिंग शाओ ने घबराकर हानफोंग पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे नहीं तैरकर आई। आखिर उसके पास जनजाति और छोटे बच्चे थे। लेकिन अगले ही पल वह आश्चर्य से मुंह खोलकर रह गई। उसने देखा हानफोंग ने पैरों के तलवों पर 2 लकड़ी के पैडल जैसी चीजें बांधीं। फिर इंसान जितना बड़ा चौकोर ढाल गले लगाया, शांतिपूर्वक मौत के क्षेत्र में कदम रखा। फिर भी वह बिल्कुल नहीं डूबा। इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने वाले सभी स्तब्ध थे। उन्होंने कभी किसी को मौत के क्षेत्र में बिना डूबे चलते नहीं देखा था। लेकिन हानफोंग शांत दिख रहा था, हालांकि उतना आरामदायक नहीं था जितना वे सोच रहे थे। रीड्स के नीचे पूरी तरह नरम कीचड़ था। उसके पैर उस पर पड़ते ही हर कदम उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ता था। बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। हानफोंग उस जंगली चावल के पैच तक पहुंचा, जहां हर डंठल करीब 2 मीटर ऊंचा था, सुनहरे दानों से लदा। जोर लगाकर हानफोंग ने तैयार सांप की खाल का छैला निकाला, साफ साफ तोड़कर सारे जंगली चावल के दाने निकाले। एक दाना भी नहीं छोड़ा। इस क्षण में रुकने से पहले हानफोंग 2 भरे छैले जंगली चावल के साथ नाव पर लौटा, खुशी से घर लौटने की तैयारी में लगा, अपनी कृषि युग शुरू करने के लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से थोड़ी दूरी पैदल करने पर ही वह लिंग जनजाति के लोगों से घिर गया। कई लोग हानफोंग की नाव पर 2 भारी छैलों को देख रहे थे, जो अभी भी पानी पर तैर रहे थे। आंखें चमक उठीं। पता चला यह पानी पर तैरने वाली चीज न सिर्फ लोगों को बैठा सकती है, बल्कि सामान भी ले जा सकती है। कई होशियार लोगों ने तुरंत कल्पना की कि इस छोटी नाव से पैडल करके पानी के गाय ट्रिप्स चुन सकते हैं। हानफोंग ने सामने वाले लोगों को देखा, तुरंत थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन कोई दुर्भावना नहीं देखकर गुस्सा नहीं किया। लिंग शाओ ने हानफोंग को गुस्साते देखकर जल्दी इशारा किया और पूछा, क्या वह उन्हें यह चीज बनाना सिखा सकता है? चारों ओर देखा, सभी पानी में भीगे थे, त्वचा सिकुड़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी दयालुता से चेतावनी दी थी। इसलिए हानफोंग खुशी से सहमत हो गया। हानफोंग ने उन्हें संकेत किया कि सभी लट्ठे इकट्ठे करें, लाइन में लगाएं, फिर कुछ रीड से बांधें। फिर लिंग चाओ को चरने को कहा। वाकई लिंग चाओ चरने के बाद लकड़ी का राफ्ट स्थिर रहा, पानी पर तैरता रहा। लिंग शाओ बहुत उत्साहित थी,
जनजाति के लोगों को बुलाकर साथ आजमाने को कहा, लेकिन यह राफ्ट सिर्फ 2 लोगों को बैठा सकता था। एक और जोड़ने पर पलट जाता। जो चढ़ नहीं पाए थोड़ा जलन महसूस कर रहे थे। लेकिन लिंग शाओ बेहद खुश थी क्योंकि उसे पता था कि यह राफ्ट बनाना बहुत सरल है। सामग्री जनजाति में आसानी से मिलती थी। उसने कल्पना की कि वह खुद राफ्ट चलाकर वापस जाएगी। जनजाति में राफ्ट बनाने की होड़ मच जाएगी। यह सोचकर लिंग शाओ ने हान फोंग को कृतज्ञतापूर्वक देखा। उत्साह से लिंग जनजाति में अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, लेकिन हान फोंग ने मना कर दिया। दलदल के बाहर नीले एंटीलोप का झुंड उसका इंतजार कर रहा था। लिंग शाओ ने जबरदस्ती नहीं की। हान फोंग को मुर्गी के अंडे जितना बड़ा पानी का गाय ट्रिप दिया, भविष्य में मुश्किल होने पर इस ट्रिप को लेकर लिंग जनजाति में मदद मांगने का टोकन। हान फोंग ने खुशी से स्वीकार किया। जल्दी 2 छैले चावल के बीज उठाए। खजाने के पहाड़ के तल पर घास के मैदान पर लौटा। दिन भर जल्दबाजी में कटाई के बाद करीब 60 कैटी पैटी इकट्ठी हुई, लेकिन वह एक दाना भी नहीं खाना चाहता था। बस जल्दी इन कीमती चीजों को घर ले जाकर अगली वसंत में बोने की योजना बनानी थी। लेकिन खेती के लिए स्वाभाविक रूप से खेती के औजार चाहिए, इसलिए और तांबातिन या गंधक इकट्ठा करना होगा। उस दिन दोपहर को शू अंधेरे जंगल से बाहर निकला। हान फोंग खजाने के पहाड़ के दूसरी ओर छोटे घास के मैदान पर तला हुआ ऊद बिलाव खाते हुए बड़ी टोकरी बुन रहा था, तीसरे दिन खनन काम के लिए। लेकिन खजाने के पहाड़ के पश्चिमी तल पर दशा बहुत दुखी था। भागते समय आग नहीं लाए थे। 2 दिन सिर्फ थोड़ा सूखा मांस चबाया। रात में ठंड और भूख से सिर्फ एक दूसरे को गले लगाकर सोए। अगली सुबह जल्दी हान फोंग जागा, तरोताजा, नीले एंटीलोप झुंड को लेकर खजाने के पहाड़ के पश्चिम की ओर चल पड़ा। उसी समय खजाने के पहाड़ के पश्चिमी तल पर शू सभी के साथ अभी भी चुने जंगली फल बांट रहा था। तभी जनजाति के कई लोगों ने उत्साह से ऊपर खजाने के पहाड़ की ओर इशारा किया, जोर से चिल्लाए। दूर से देखा, नंगे चट्टानी पहाड़ पर एक किशोर 4 पैरों वाले जानवरों का झुंड लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हान फोंग ने भी पहाड़ के तल से आवाजें सुनीं। आवाज की दिशा में देखा, नदी के किनारे त्रि जनजाति। थोड़ा हैरान, वे यहाँ क्यों आए? शू को लोगों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 10 मिनट से अधिक लगे। उनकी हालत देख हान फोंग भौहें चढ़ा ली। बच्चे भी क्यों आए? सभी कीचड़ से सने थे। शू ने उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। उसे पता था वह सींग वाले जानवर ढूंढने गया था। अप्रत्याशित रूप से सच में पकड़ लाए और इतने जीवित भी। यह कैनिबल जनजाति के आतंक हाथी सवारों से कहीं बेहतर था। इस क्षण में उसके दिल में हान फोंग भगवान जैसा था। सभी के हाथ में सिर्फ एक जंगली फल देखकर स्पष्ट रूप से मांस नहीं खाया, हान फोंग ने बचा हुआ भुना हंस और ऊद बिलाव निकाला, उनके साथ बाता। शू आग के पास बैठकर खाते हुए पिछले कुछ दिनों की घटनाएं सुनाई। अन्य भी इशारे करके कहानी सुनाते रहे। जब हान फोंग को पूरी बात समझ आई, तो वह ठंडी सांस खींचकर रह गया। पास में कैनिबल जनजाति है। अचानक एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया। अगर कैनिबल जनजाति त्रि जनजाति तक पहुंच गई तो उसकी जनजाति से कितनी दूर है? यह सोचकर हान फोंग ने फैसला किया, आज खनन का काम खत्म करना है। कल तुरंत वापस लौटना है। बस आशा है कि वह नदी उन्हें कुछ दिन रोक सके। फिर उसने शू से उनकी अगली योजना पूछी। यह सुनकर त्रि जनजाति के सभी ने सिर झुका लिया। जवाब नहीं पता था। सर्दी आने वाली थी लेकिन उनकी जनजाति जल चुकी थी। ऊपर से कैनिबल जनजाति पीछे लगी थी। आगे कहाँ शरण मिलेगी, पता नहीं। यह देख हान फोंग ने निमंत्रण दिया, क्यों नहीं मेरी जनजाति में शामिल हो जाते? हमारे पास इतना भोजन जमा है कि सभी सर्दी गुजार सकें। यह सुनकर शू की आंखें चमक उठीं। वह पूरी तरह हान फोंग के शब्दों पर विश्वास करता था। सामने का एंटीलोप झुंड ही सभी के लिए पूरी सर्दी का भोजन था। त्रि जनजाति के अन्य लोग भी सहमत होना चाहते थे। उन्होंने हान फोंग के हाथ में धनुष बाण की मारक क्षमता देखी थी। ऐसे हथियारों से शिकार की कमी नहीं होगी, दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं। इसलिए सभी ने उम्मीद भरी नजरों से शू को देखा। आशा थी मुखिया सहमत होगा। शू का मन पहले ही डोल चुका था, लेकिन मुखिया होने के नाते सावधानी बरतनी थी। थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, तुम हमें अपनी जनजाति में बुला रहे हो, क्या तुम्हारा मुखिया सहमत होगा? यह सुनकर हान फो हंस पड़ा। इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं ही मुखिया हूं,
यह सुनकर दुस्तब्ध रह गया। हानफोंग जैसा बच्चा मुखिया, लेकिन थोड़ा सोचकर समझ गया। उसने हानफोंग की क्षमता देखी थी। हानफोंग ने जो किया वह एक वयस्क भी नहीं कर सकता। हानफोंग ने समझा कि उन्हें विश्वास दिलाना जरूरी है। उसने हाथ में भाला शू को दिया, पत्थर का कुल्हारा मुयोंग नाम के व्यक्ति को, और चावल चुनते समय इस्तेमाल की बेल से बनी हाल शुजू को। हानफोंग अच्छी तरह समझता था, जैसे ही वे हथियार देंगे उन्हें लगेगा कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आखिर कौन अपने दुश्मन को इतने अच्छे हथियार देगा? वाकई हथियार पाने वाले तुरंत चमकदार मुस्कान वाले हो गए। शू ने भी हानफोंग द्वारा मांगे गए खरगोश निकाले। बड़े छोटे सभी, कुल 30 से अधिक, ज्यादातर बच्चे खरगोश। यह देख हानफोंग बहुत खुश हुआ। खरगोश की प्रजनन गति याद करके हर 2 महीने में 1 लीटर, भविष्य में जनजाति को खालों की कमी नहीं होगी। नाश्ता खत्म करने के बाद शू को लगा हानफोंग तुरंत निकल पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से वह पहाड़ पर पत्थर खोद रहा था। इसलिए पूछा, ये पत्थर किस लिए ले रहे हो? इन पत्थरों से बेहतर हथियार बना सकता हूं, तब शिकार कर सकेंगे। 3 बार भोजन खाते खाते खत्म नहीं होगा। शू और सभी ने यह सुना। यह ऐसी जिंदगी थी जो छोड़ने के बाद कभी नहीं जी थी। फिर बिना हानफोंग के कहे सभी ने खुद ही पत्थर खोदने में मदद की। दर्जनों लोगों से खोदने की गति बहुत तेज हो गई। दोपहर तक सभी बड़ी टोकरियां भर गईं। इस बार मुख्य रूप से कैल्साइट और कैसिडोराइट जैसे खनिज लिए, साथ ही क्रूसिबल और मोल्ड बनाने के लिए लाल दीमक मिट्टी और काले क्ले। बहुत जल्दी पैकिंग खत्म होनो दर्जनों लोगों को लेकर रास्ते पर। हर नीले एंटीलोप की पीठ पर 2 टोकरियां, बड़ी छोटी, सूखी घास और बीज भरी। रास्ते में गति तेज नहीं थी। हानफोंग चलते हुए शू ग्रुप को दिए हथियारों का इस्तेमाल सिखाता रहा। शाम तक चलकर सभी ने खुला मैदान ढूंढा। आराम करने लगे, डिनर खाया। आधी रात तक शांत रहा, सिर्फ आग की चटकने की आवाज। लेकिन आधी रात को जमीन पर लेटे हानफोंग को अचानक जमीन हिलती महसूस हुई, जैसे कोई विशाल जानवर चल रहा हो। हानफोंग को तुरंत शू द्वारा बताए लंबे नाक वाले राक्षस का विचार आया। उसने लात मारी और खींचकर सभी को जगाया, सारी आग बुझा दी। 2 तेज लेकिन अपरिपक्व चीखों के साथ दूर से 2 विशाल काले साए आग की रोशनी में दिखे। तुरंत बाद दर्जनों लोगों को देखकर हाथों में मशाल और हथियार ऊंचे किए, मानव हड्डियों की माला पहने। नेता आतंक हाथी पर सवार हाथ हिलाया और सभी जोर से इस ओर दौड़े। पिछले जीवन की समृद्ध लड़ाई अनुभव से हानफोंग इस क्षण में अजीब तरह शांत था। उसने तुरंत आदेश दिया, मुदुई नाम के व्यक्ति को लोगों को लेकर उत्तर की ओर चक्कर लगाकर भागने को कहा। जहां तक डुमोंग और शूजू का सवाल था, वे उसके साथ पीछे कवर करेंगे। हालांकि सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन दोनों पक्षों के उपकरण देखकर हानफोंग ने तेजी से रणनीति बनाई। विरोधी के पास 2 आतंक हाथी सवार नेता थे, गति और फुर्ती कम। हथियार मुख्य रूप से पत्थर के कुल्हारे और भाले फेंकने वाले हथियार। सामान्य लोग पूरी ताकत से 50-60 मीटर ही फेंक सकते थे, लेकिन हानफोंग के हाथ में धनुष बाण 100 मीटर दूरी पर बिना कवच वाले लक्ष्य को भेद सकता था। इसलिए बस दूरी बनाए रखो। वह विश्वास करता था कि वह सभी को उनके रेंज से बाहर से खत्म कर सकता है। इस क्षण में डुओ ने हाथी सवार दुश्मन को दौड़ते देखा। छोरा घबराया, हाथ में भाला थोड़ा कांप रहा था, लेकिन पास में हानफोंग को देखकर अजीब तरह शांत। इसलिए दांत पीसे खुद को शांत किया। हानफोंग ने चुपचाप दुश्मन की दूरी गिनी। 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर। फिर धनुष खींचा, तीर चढ़ाया, मारा। फटाफट। सामने दौड़ता दुश्मन तुरंत गिर पड़ा। तीर सीधे छाती से पार। साथी की पीठ में तेज छरी देखकर आसपास के दुश्मन पल भर स्तब्ध। लेकिन उसी पल में 2 और तीर उड़े। 2 और गिरे। इस समय हाथी पर सवार कप्तान ने दूर से हानफोंग को देखा, जोर से चिल्लाया, अपने लोगों को दौड़ने का आदेश दिया। पहले पत्थर के कुल्हारों की लहर फेंकी। यह देख हानफोंग ने तुरंत शू को पैर के पीछे खींचा। मुयोंग ने भी नकल की, छिप गया। शुएल ने एक घुटने पर बैठकर हाल ऊपर की, पीठ झकी। बस धराम धराम की आवाजें। कई कुल्हारे और एक भाला हाल पर लगे। सौभाग्य से यह नाल मोटी बेलों से बुना था। शूजू को चोट नहीं लगी, लेकिन ऐसे कई बार सहन नहीं कर पाएगा।
मु योंग ने पैर के पीछे छिपकर जमीन पर गिरे 2 कुल्हारे उठाए, दुश्मन की ओर फेंके। दुश्मन की घनी भीड़ में 2 तुरंत लगे। जमीन पर गिरे, पता नहीं जिंदा है या मरे। शू ने भी पीछे नहीं रहना चाहा, भाला उठाकर दुश्मन की ओर फेंका। एक दुश्मन को भाला लगा, मौके पर मर गया। हानफोंग ने तुरंत संकेत किया कि भागो, दुश्मन से दूरी बढ़ाओ। ऐसे ही बार बार दोहराया। विरोधी की शुरुआती 40 की सेना अब सिर्फ 7 बची। बाकी या तो मरे या घायल। इस क्षण में हानफोंग ने अचानक रुकने का संकेत किया। दुश्मन से करीब 80 मीटर पर खड़ा, स्थिर होकर उन्हें देखा। हाथी सवार नेता ने हानफोंग ग्रुप को रुकते देखा, थोड़ा हैरान, लेकिन उसके पास अब कुछ ही लोग बचे थे। सभी थक चुके थे। क्रोध में उसने पीठ पर भाला घुमाया। आगे दौड़ा। हानफोंग ने सांस स्थिर की। तुरंत धनुष खींचा, 70 मीटर पर मारा। यह तीर ठीक दाएं आंख में लगा। नेता दर्द से चीखा, हाथी की पीठ से गिरा, फिर आतंक हाथी के पैरों तले कुचला गया, तुरंत मर गया। जहां तक आतंक हाथी का सवाल था, अचानक लगा जैसे कुछ नरम पर पैर रखा, हैरान होकर सिर घुमाया। तुरंत पूरा हाथी जम गया। जगह पर खड़ा, हिल नहीं रहा। पास का गुंडा थोड़ा स्तब्ध था, समझ नहीं आया बॉस अचानक क्यों मरा। लेकिन आगे दौड़ने की गति नहीं रुकी। हानफोंग ने तुरंत काउंटर अटैक का आदेश दिया। 3 भाले और 1 तीर दुश्मन की ओर उड़े। 3 दुश्मन तुरंत गिरे। अब सिर्फ 3 बचे। वे डरकर भागे। उनमें हाथी सवार ने आतंक हाथी घुमाया। फिर लगा बहुत धीमा है। हाथी की पीठ से कूदा। हानफोंग ने तुरंत 1 और तीर मारा, खत्म किया। जमीन छूने से पहले ही छाती से तीर पार। कुछ कदम दौड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। शू और अन्य 2 भी पीछे से दौड़े। हानफो 3 पत्थर के कुल्हारे उड़े, आखिरी 2 दुश्मनों को खत्म किया। इस तरह जंगल में यह पीछा युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। शू और अन्य 2 विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके पक्ष में सिर्फ 4 लोग फिर भी 40 की सेना को खत्म कर दिया। जहां तक 2 बच्चे आतंक हाथियों का सवाल था, कंट्रोलर खोने के बाद दोनों मूर्ख की तरह खड़े थे। हानफोंग ने तुरंत नए आदेश दिए। शू जू गार्ड रहे। मु योंग अन्य लोगों को ढूंढ कर लौटाए। शू उसके साथ उनको खत्म करने जो पूरी तरह मरे नहीं। तीनों ने ओह कहा और तुरंत अलग अलग काम पर लग गए। हानफोंग ने तीर वापस लिए, बचे भाले और पत्थर के कुल्हारे इकट्ठे किए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2 अनक्लेम्ड आतंक हाथी हानफोंग के पीछे पीछे चले। कभी कभी सूंड से उसकी पीठ को हल्के से धक्का देते, लगता था साथ रहना चाहते हैं। हानफोंग ने जल्दी सूंड हटाई, मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें खिला नहीं सकता। आखिर ये सच्चे आतंक हाथी थे। बड़े होने पर 15 टन तक वजन। इतना विशाल जानवर एक दिन में कितना भोजन खाएगा। तभी शू ने भौहें चढ़ाई और कहा, हानफोंग, रास्ते में सिर्फ 36 लाशें थीं। शुरुआती 40 से 4 गायब। हानफोंग को तुरंत बुरा एहसास हुआ। लेकिन अंधेरा जंगल इतना बड़ा था, अभी ढूंढ नहीं सकता था।